जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब ने क्यों कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाला ईमानदार नहीं होगा तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और वहीं अगर संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाला ईमानदार होगा तो अच्छा साबित होगा। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आज हम बाबा साहब के 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब के अंतिम भाषण के बारे में आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने लगभग 1 घंटे के करीब संविधान सभा में भाषण दिया था, जिसे हम 2 एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम पहला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में भाषण दे रहे थे, उस समय संविधान सभा का हाल और सारी गैलरियां खचाखच भरी हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ तक कि हाथ पैर भी हिलाने की जगह नहीं थी। बाबा साहब बेहतरीन वूलन सूट में काफ़ी आकर्षक नजर आ रहे थे और संविधान सभा के सभी सदस्यों की नज़रें उनके ऊपर टिकी थी। बाबा साहब जब संविधान सभा में भाषण दे रहे थे तो शुरू से अंत तक का तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा संविधान सभा का हाल गूंज गया था, जिसको वर्णन करना काफ़ी कठिन है। बाबा साहब ने जब खड़े होकर संविधान सभा में भाषण बाबा साहब का जब शुरू हुआ तो उन्होंने अध्यक्ष को संबोधन में कहा कि महोदय, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बात को आज 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन बीते हैं। इस दरमियान संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। इन 11 सत्रों में 6 सत्र संविधान की भूमिका का प्रस्ताव पारित करने और मौलिक अधिकार, केंद्रीय संविधान, केंद्र के अधिकार, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों पर विचार विमर्श में करने में बीते। 7, 8, 9, 10 और 11वें सत्र का उपयोग मसौदा संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 के दिन मसौदा समिति को चुना था। उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई। 30 अगस्त से 141 दिन तक का संविधान मसौदा समिति का कामकाज चला। इस दरमियान संविधान समिति का मसौदा तैयार करने में के काम में व्यस्त रही। पहले मसौदा संविधान में कुल 315 अनुच्छेद 8 परिशिष्ट शामिल थे। विचार विमर्श के आखिरी दौर में मसौदा संविधान में अनुच्छेद की संख्या बढ़कर 386 हुई। अंतिम स्वरूप में मसौदा संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट शामिल रहे। मसौदा समिति में करीब 7,635 सुधार सुझाव आए। उनमें से 2,473 सुधार प्रत्यक्ष विचारार्थ संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए। इन वास्तविक परिस्थितियों का मैं केवल इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि किसी समय ऐसा कहा जाता था कि अपना काम पूरा करने के लिए मसौदा समिति ने अत्यधिक समय लिया। वह बेहद धीमी गति से काम करती रही, जनता का धन बेहिसाब खर्च करती रही। क्या इन आरोपों में सच्चाई है? अन्य देशों के संविधान समितियों द्वारा संविधान बनाने के लिए लिया गया समय, इस पर आइए एक नज़र डालते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। अमेरिका की समिति की पहली बैठक 25 मई 1787 को हुई थी और 4 महीने में अर्थात 17 सितंबर 1787 को उन्होंने पूरा किया था। कनाडा की संविधान सभा की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1864 को हुई और मार्च 1867 में संविधान
का कानून में परिवर्तन हुआ, अर्थात 2 साल 5 महीना समय बीता। ऑस्ट्रेलिया के संविधान निर्माण का काम मार्च 1891 में शुरू हुआ और 9 जुलाई 1900 में उनके संविधान को कानून का स्वरूप मिला। इसके लिए उन्हें 9 वर्ष का समय लगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान सभा निर्माण के काम की शुरुआत अक्टूबर 1908 में हुई और 20 सितंबर 1909 में उनके संविधान को कानून का स्वरूप प्राप्त हुआ। 1 साल के परिश्रम से उन्होंने यह काम पूरा किया। यह बात सही है कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की संविधान समितियों द्वारा लिए गए समय से हमने अधिक समय लिया, लेकिन कनाडा की संविधान सभा से हमने अधिक समय नहीं लिया और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभा की तुलना में हमने बहुत ही कम समय लिया। किसने कितना समय लिया, इस बारे में सोचते समय 2 बातों का पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पहली बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के संविधान हमारे देश के संविधान से बहुत छोटे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और उनमें से पहले 4 अनुच्छेद को 11 उपविभागों में विभाजित किया गया है। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। एक और बात पर ध्यान दिया जाना जरूरी है कि इन चारों देशों के संविधान निर्माताओं को संविधान सुधार के सवालों का सामना नहीं करना पड़ा। जिस स्वरूप में प्रस्तुत की गई उसी स्वरूप में उन्हें स्वीकृति मिली। दूसरी तरफ हमारे संविधान सभा को 2473 सुधारों पर विचार करना पड़ा। इन वास्तविकता को ध्यान में रखे तो देरी का आरोप मुझे निराधार लगता है। इतने कम समय में इतना कठिन कार्य पूरा करने के लिए समिति खुद का अभिनंदन करे तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा जा सकता। मसौदा समिति के कार्य को देखते हुए ऐसा लगता है श्री नजीरुद्दीन अहमद को उसे पूरी तरह नकारने का उनका कर्तव्य है। उनकी राय में मसौदा समिति का काम न केवल नकारने योग्य है बल्कि उससे हीन स्तर का है। मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य के बारे में अपनी राय प्रकट करने का अधिकार हर किसी को है, नजीरुद्दीन को भी है। मसौदा समिति के किसी भी सदस्य से अधिक बुद्धिमान होने का नजीरुद्दीन को भरोसा है। मसौदा समिति उनके इस दावे को चुनौती नहीं देना चाहती, बल्कि संविधान सभा को यह मसौदा समिति पर नियुक्त होने लायक है ऐसा ही लगता है। इसलिए उनका हमारे बीच स्वागत करने में मसौदा समिति को खुशी ही होती। संविधान निर्माण के कार्य में उन्हें योगदान का अवसर अगर नहीं मिला तो निश्चित रूप से संविधान समिति का कोई दोष नहीं है। मसौदा समिति पर अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए नजीरुद्दीन अहमद ने उसे एक नया नाम दिया है। वह मसौदा समिति को भ्रमण करने वाली समिति कहते हैं। व्यंग कसने में नजीरुद्दीन को निश्चित रूप से खुशी मिलती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हें एक बात के बारे में स्पष्ट जानकारी शायद नहीं है कि अनियंत्रण के कारण बहते जाना और बहते हुए पर नियंत्रण रखने में फर्क होता है। परिस्थितियों पर नियंत्रण था, इसलिए मसौदा समिति कहीं बह नहीं गई। बेहतर कुछ पाने की कोशिश करना, इसका मतलब भटकना नहीं होता है।
यह कहकर नजीरुद्दीन संविधान समिति का अभिनंदन नहीं करना चाहते। यह मैं जानता हूं कि फिर भी उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे समिति के अभिनंदन के रूप में ही स्वीकार करता हूं। दोषपूर्ण सुधारों को परे कर अगर योग सुधारों को स्वीकारने की ईमानदारी और साहस मसौदा समिति नहीं दिखाती तो ही वह अपने कर्तव्य से हट जाती और प्रति की झूठी बातों की बलि चढ़ने की दोषी कहलाती। अगर यह गलत है तो उस गलती को बेझिझक मानकर उसमें सुधार लाने के लिए मसौदा समिति ने कोशिश की, इसमें मुझे खुशी है। एक सदस्य के अपवाद को अगर छोड़ दें तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा मसौदा समिति द्वारा किए गए काम की भरपूर प्रशंसा की है, इसकी मुझे खुशी है। मसौदा समिति द्वारा जो परिश्रम किए गए उनका स्फूर्ता से स्वीकार कर खुले दिल से प्रशंसा किए जाने से मसौदा समिति को खुशी होगी, इसका मुझे भरोसा है। संविधान सभा के सदस्य और मसौदा समिति के मेरे सहयोगियों ने मुझ पर अभिनंदन की जो वर्षा की है उससे मैं इतना गदगद हुआ हूँ कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए मेरे पास यथा योग्य शब्द नहीं बचे हैं। संविधान सभा में आते हुए आरक्षित जातियों के हितों की रक्षा करने के अलावा मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। इससे बड़ी जिम्मेदारी के काम के लिए मुझे आमंत्रित किया जाएगा, इसका मुझे थोड़ा भी एहसास नहीं था। मसौदा समिति में मुझे चुना गया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मसौदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए जब मुझे चुना गया तब तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। मसौदा समिति में मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे मुझसे बड़े अच्छे और योग्य व्यक्ति थे। इतना भरोसा कर मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर उन्होंने मेरे चयन और देश सेवा का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं संविधान सभा और मसौदा समिति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। संविधान सभा में बाबा साहब को संविधान बनाने का जो श्रेय दिया जा रहा है पूरी संविधान सभा पूरे बाबा साहब को ही श्रेय दे रहे, लेकिन बाबा साहब का बड़प्पन है कि जो उनके साथ कर्मचारी या उनके सचिव जो सहायक सलाहकार थे सभी काम कर रहे थे, उन्होंने सबको श्रेय दिया। यहाँ तक कि जो सदस्य आते नहीं थे उनको भी कहा कि उनका भी योगदान इसमें है। तो बाबा साहब यहाँ कह रहे हैं मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। संविधान सभा के सलाहकार सर बी.एन. राव का भी इसमें आंशिक योगदान है। मसौदा समिति के अन्य सदस्यों का भी इसमें हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया 141 दिनों तक इस समिति के काम किया, नए सूत्र ढूंढ निकालने की इस समिति की कल्पनाशीलता और कई मुद्दों को अपने विचार में समाहित करने की सहनशीलता के बगैर संविधान निर्माण का यह कठिन काम सफलता के साथ पूरा नहीं हो पाता। इसके श्रेय का कुछ हिस्सा संविधान का ढांचा बनाने में सहयोग करने वाले प्रमुख श्री एस.एन. मुखर्जी का भी है। जटिल प्रस्तावों को आसान और सुस्पष्ट कानूनी रूप में परिवर्तित करने की तथा इसके लिए कठोर परिश्रम करने की उनकी क्षमता शायद ही किसी और में हो। वह समिति के एक बहुत मूल्य रत्न है। उनके सहयोग के बगैर संविधान को पूरा करने के लिए समिति को कई वर्षों तक काम करना पड़ता। श्री मुखर्जी के तहत काम करने वाले सारे कर्मचारियों का जिक्र मुझे करना होगा। कितना मुश्किल काम उन्होंने पूरा किया है, कितना कठोर परिश्रम
उन्हें करना पड़ा। मुझे एहसास है कि कभी कभी उन्होंने आधी आधी रात तक जाग कर काम पूरा किया है। उनकी कोशिश और उनके सहयोगियों के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। संविधान सभा अगर विभिन्न घटकों का बिखरा हुआ समुदाय बनकर रहती तो यहाँ काला पत्थर वहाँ सफ़ेद पत्थर दिखाई देने वाली सीमेंट के इस्तेमाल के बगैर बनी सड़क की तरह हर सदस्य और हर समूह अपने आप में एक कानून बनकर रहता। मसौदा समिति के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाता। अफरा तफरी के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। समिति में कांग्रेस के अस्तित्व के कारण कामकाज व्यवस्थित अनुशासनबद्ध ढंग से हो पाया। अफरा तफरी पैदा होने का कोई मौका ही उत्पन्न नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के कारण ही संविधान समिति को संविधान सभा के हर अनुच्छेद और हर संशोधन के भविष्य के प्रति यकीन हुआ और संविधान प्रस्तुत करना आसान हुआ। इसी कारण मसौदा संविधान सभा में आसानी से पारित होने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को भी देना होगा। यहाँ कांग्रेस को भी कुछ श्रेय बाबा साहब दे रहे हैं कि उन्होंने अनुशासन बनाए रखा और मसौदा संविधान सभा में पारित हुआ, उसके लिए भी वो उनका श्रेय दे रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि बाबा साहब अध्यक्ष महोदय, इस सभा का कामकाज आपने जिस तरह संभाला उसके लिए आखिर में मुझे आपके प्रति आभार व्यक्त करना ही होगा। इस सभा के कामकाज में जिन सदस्यों ने हिस्सा लिया उनके साथ जो आप अपनत्व और सम्मान के साथ पेश आए, यह कभी भुलाया नहीं जा सकता। मसौदा समिति द्वारा प्रस्तावित कुछ सुधार केवल तकनीकी से संबंधित होने का कारण बताते हुए नकारने की कोशिश हुई। मेरे लिए वे क्षण बहुत ही चिंताजनक थे। संविधान निर्माण के कार्य को असफल बनाने के उद्देश्य से आगे ले आए गए कठोर कानून को आपने अनुमति नहीं दी। इसलिए खासकर मुझे आपका धन्यवाद देना है। संविधान का जितना समर्थन करना था उतना मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और श्री टी कृष्णामाचारी ने किया है। इसलिए संविधान की गुणवत्ता के मसले पर मैं बोलना नहीं चाहता। मेरी राय में संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाला ईमानदार नहीं होगा तो वह अच्छा साबित नहीं होगा, और कितना भी बुरा संविधान होगा अगर उसे लागू करने वाला अच्छा होगा तो वह अच्छा साबित होगा। संविधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों को जैसे कि कानून मंडल, अधिकारी मंडल और न्यायपालिका बनाता है। यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि संविधान को 3 भागों जैसे विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका केवल बनाता है। यहाँ संविधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों को जैसे कि कानून मंडल यानी विधायिका, कार्य मंडल यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका बनाता है। इन विभागों का कार्य हमेशा लोगों पर तथा अपनी आकांक्षाओं तथा साधनों के रूप में लोगों द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर रहने वाला है। भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल कब किस प्रकार पेश आएंगे यह कोई कैसे बताए। पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के संवैधानिक मार्ग को अपनाएंगे या फिर क्रांतिकारी मार्ग को अपनाएंगे। अगर वे क्रांतिकारी मार्ग को अपनाएंगे तो भले संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो वे असफल रहेंगे। यह बताने के लिए किसी विधि वेत्ता की जरूरत
नहीं है। इसलिए भारतीय लोग और उनके राजनीतिक दल कैसे पेश आएंगे यह जाने बगैर संविधान के बारे में कोई भी निर्णय लेना निरर्थक होगा। साम्यवादी और समाजवादी दल के ओर से संविधान के बारे में बड़े पैमाने पर नाराजगी जताई गई है। वे संविधान के प्रति क्यों नाराजगी जाहिर करते हैं? सचमुच में संविधान ठीक नहीं है, इसलिए क्या वे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं? इस सवाल के जवाब में मैं निश्चित रूप से ना ही कहूँगा। साम्यवादी पार्टी को कामगारों पर तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहिए। प्रस्तुत संविधान संसदीय जनतंत्र पर आधारित होने के कारण वे संविधान का विरोध करते हैं। वहीं सोशलिस्ट यानी समाजवादी दो बातें चाहते हैं। पहली बात कि अगर सत्ता उनके हाथ आती है तो वे बिना उसकी कीमत चुकाए किसी निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण अथवा सामाजिकरण करने की आज़ादी उन्हें संविधान के तहत पाना चाहते हैं। समाजवादी जो एक और चीज चाहते हैं वह है संविधान के मौलिक अधिकार निरपेक्ष तथा किसी भी तरह से बाधा रहित होना चाहिए। उनके पक्ष को अगर सत्ता प्राप्त करने में असफलता मिली तो बेरोक टोक टीका टिप्पणी करने की ही नहीं वरन राज्य को नेस्तनाबूद करने की आज़ादी भी उन्हें चाहिए। मुख्य रूप से इन दोनों मांगों के कारण ही संविधान पर टिप्पणी के बाण चलाए जा रहे हैं। संसदीय जनतंत्र के सिद्धांत ही केवल राजनीतिक जनतंत्र का आदर्श रूप है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मोल चुकाए बिना किसी की निजी संपत्ति को अपने कब्जे में करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि उससे अलग नहीं हुआ जा सकता। मौलिक अधिकार कभी भी आबाद नहीं हो सकते और मैं यह भी नहीं कहता कि उन पर डाले गए प्रतिबंध कभी हटाए ही नहीं जा सकते। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि संविधान में शामिल राय आज की पीढ़ी की राय है। आपको यह कथन अगर अतियुक्तिपूर्ण लगता है तो मैं यह कहूँगा कि यह संविधान सभा के सदस्यों की राय है। संविधान में उन्हें शामिल करने को लेकर मसौदा समिति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे मैं कहूं कि संविधान सभा भी इसका दोषारोपण क्यों हो। अमेरिका के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमेरिकी कूटनीतिक जेफरन ने कुछ अति महत्वपूर्ण तथा तथ्यपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। संविधान निर्माताओं को उनके विचारों को हमेशा याद रखना चाहिए। एक जगह वह कहते हैं, हर पीढ़ी बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार खुद को बांध लेने का अधिकार प्राप्त आज़ाद राष्ट्र की तरह है। अन्य राष्ट्र के लोगों की तरह ही आने वाली पीढ़ी को कोई बंधक नहीं बना सकता। एक और जगह वह कहते हैं कि देश हित के लिए स्थापन की गई संस्थाओं को छुआ नहीं जा सकता अथवा उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लोगों के हितों की जिम्मेदारी जिन पर सौंपी गई है उन्हें कुछ अधिकार भी बहाल किए गए हैं। शायद सत्ता का दुरुपयोग करने वाली राजसत्ता के खिलाफ यह असरदार प्रावधान हो सकता है, लेकिन यह कल्पना राष्ट्र के दृष्टिकोण से बेहद ना समझी है। इसके बावजूद हमारे कानूनविद और धर्मगुरु किसी सिद्धांत को सामान्यतः लागू करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि हम में से पहली पीढ़ी इस धरती पर अधिक आज़ादी के साथ रहा करती थी। हम जिसे बदल नहीं पाएंगे
ऐसे अपरिवर्तनीय कानून हम पर लादने के अधिकार उनके पास थे। इसी प्रकार भावी पीढ़ी जिसे बदल न पाए ऐसे कानून हमने बनाए और लोगों पर लादे तो यह दुनिया केवल मृतकों की होगी, जिंदा लोगों की नहीं होगी। मैं मानता हूं कि जेफरन ने जो बताया है वह सत्य है, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। जेफरन के बताए सत्य की ओर अगर संविधान सभा नज़रअंदाज करती तो उस पर दोषारोपण किया जा सकता था, उसका विरोध भी किया जा सकता था, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? वास्तविकता इसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान के सुधार के प्रावधान की उदाहरण लीजिए। कनाडा के संविधान में सुधार का अधिकार वहां के लोगों को नकारा गया है, लेकिन हमारे संविधान ने उनकी तरह अंतिम और अचूक होने का दावा नहीं किया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह संविधान में सुधार के लिए असाधारण शर्तें भी नहीं रखी गई हैं। उन्हें उल्टे संविधान सभा ने हमारे संविधान सुधार के लिए बेहद सुलभ तरीकों का प्रावधान रखा है। संविधान की समीक्षा करने वाले किसी भी समीक्षक को मैं चुनौती देता हूं कि वे दिखा दें कि अपनी जैसी स्थिति वाले संसार के किसी भी देश की संविधान सभा द्वारा सुधार के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया हो। संविधान के प्रति असंतुष्ट लोगों को केवल 2/3 का बहुमत ही प्राप्त करना होगा। वयस्क मतदान पद्धति से चुनी गई संसद में उनकी तरफ से वे 2/3 का बहुमत भी अगर प्राप्त नहीं कर सके तो संविधान के प्रति उनके असंतोष को आम जनता का असंतोष नहीं माना जा सकता।